नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज साइंस सेंटर का अवलोकन किया और निर्माणाधीन कार्यों का स्तरीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कहा कि धामी सरकार तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम तकनीकी जैसे भविष्य की तकनीकों को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। साइंस सेंटर में युवाओं को रिकल्ड बनाने के लिए कई और भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वे आधुनिक तकनीकी में दक्ष बन सकें। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि इस सेंटर को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे यह शिक्षा और अनुसंधान का एक नया केंद्र बनेगा। धामी सरकार के प्रयासों से विज्ञान के प्रति युवाओं में आकर्षण भी बढ़ रहा है। उन्होंने स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन मिल रहा है। साइंस सेंटर का यह कदम उत्तराखंड को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने में मदद करेगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि इस तरह से प्रयास युवाओं को नई तकनीकों के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। यह पहल शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में प्रदेश को एक नई दिशा देगी। सीएम धामी ने चंपावत में साइंस सेंटर का किस तरीके से जायजा लिया है और धामी सरकार ने तकनीकी को नवाचार से जोड़कर बढ़ावा देने की बात कही है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर होने के कारण लोगों को रोजाना कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। वे दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खासकर राजधानी देहरादून में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार की शह पर अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 4 जिलों के कप्तान सरकार से महीने के हिसाब से ही नियुक्त लेंगे तो अपराधों पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। इस पर भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि गणेश गोदियाल इन मामलों का अनुभव है, क्योंकि वह खुद कभी अपनी सरकार के अंग रहे हैं। उनकी सरकार में यह व्यवस्थाएं चलती रही हैं, इसलिए आज भी उन्हें ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो जिलों के कप्तानों की उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्होंने सुनना बंद कर दिया है, जिसका जिक्र गोदियाल कर रहे हैं। इस तरह से कानून व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। तो बड़ी खबर, कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा पर बहस जारी है और अपने अपने दृष्टिकोण से जनता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस का आरोप है कि अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए गए हैं सरकार में। अब ये देखो, जैसी भावना होगी वही बात तो कहेंगे। हो सकता है ये कांग्रेस के समय में होता होगा ही। अब ये लोग तो सत्ता के पार्ट एंड पार्सल रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, लेकिन अब क्यों वो नाराज हैं, किस लिए नाराज हैं, अब क्या चाहते हैं इन कप्तानों से, तो ये तो वही ज्यादा बता सकते हैं कि कप्तान क्यों उनकी नहीं सुन रहे हैं। ये अब सुननी चाहिए इनकी बात भी, लेकिन इस तरह के का आरोप मैं समझता हूँ राजनीतिक पद में बैठ के और बड़े पद में बैठ के, और इतने हल्के आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं। खबर विकासनगर से है, जहां ग्राम पंचायत एटन बाग में आज नए स्वागत द्वार का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान नेहा राहुल वर्मा ने रिबन काटकर स्वागत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब लेमन क्रिश्चियन हॉस्पिटल आने वाले लोगों को आसानी से पता चल सकेगा कि अस्पताल कहां स्थित है। साथ ही लोग तहसील और रजिस्ट्रार कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय का स्थान भी आसानी से पहचान पाएंगे। इस मौके पर तहसीलदार विवेक राजौरी भी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वागत द्वार के निर्माण और उपयोगिता की सराहना की। ग्राम प्रधान नेहा राहुल वर्मा ने कहा कि यह स्वागत द्वार न केवल दिशा निर्देश देगा, बल्कि ग्राम पंचायत की छवि को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगा, आने वाले लोगों का स्वागत करने में भी मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि एटन बाग ग्राम पंचायत में विकास कार्य लगातार जारी है और जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन और पंचायत के सदस्य भी उपस्थित रहे।
उद्घाटन के बाद ग्रामीणों ने नए स्वागत द्वार की सराहना की और कहा कि इससे लोगों को दिशा निर्देश पाने में सुविधा मिलेगी। तहसीलदार विवेक राजौरी ने भी ग्रामीणों से आग्रह किया है कि सुविधा का सही तरीके से उपयोग करें और ग्रामीणों ने नई सुविधा की सराहना की है और विकास नगर के एटन बाग में नए स्वागत द्वार का उद्घाटन किया गया। सर, पिछले 23 वर्षों से हमारी पंचायत में कोई स्वागत द्वार नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कि लेबन कहाँ है, लेबन हॉस्पिटल कहाँ है, तहसील परिसर कहाँ है, एटन बाग पंचायत कहाँ है। उन सभी की सुविधा के लिए और जनता की डिमांड पर हमने ये कार्य किया है। इससे अब हमारी सभी जनता को, जितने भी आसपास के भी लोग हैं, सभी को सुविधा होगी, सभी को जानने में और पहचानने में कि हमारी पंचायत के अंदर तहसील भी है, हमारी पंचायत में हॉस्पिटल है, लेकिन कभी यहाँ पे उसको पहचान नहीं मिल पाई थी हमारी। आज जो है हमारे एटन बाग के ग्राम प्रधान जी द्वारा जो है वो एक द्वार गेट बनवाया गया है जो काफी सुंदर है, आपने देखा होगा। और इस गेट से यहाँ एक नई पहचान मिली है और ये काफी सुंदर भी है और इसमें मार्गों के लिए भी जो है साइन लगे हुए हैं, तो ये काफी सुंदर है। क्या मानते हैं, जो तहसील में आते थे लोग इधर उधर चले जाते थे, उनको कितना फायदा होगा? इससे सभी को फायदा होगा, न केवल तहसील पे जाने वालों को बल्कि जो इसके आसपास से लेमन हॉस्पिटल को रोड जाती है उसके लिए भी लोगों को फायदा होगा, साथ ही जो हमारी विकास नगर को रोड जाती है उसके लिए भी फायदा होगा, तो लोगों के लिए काफी सुविधाजनक रहेगा। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और बहुप्रतीक्षित कैथ लैब के शीघ्र संचालन की मांग को लेकर आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शिष्टमंडल प्राचार्य से मिले हैं और नेताओं ने अस्पताल में मरीजों को बेहतर और आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दिया और कहा कि कैथ लैब की देरी से हृदय रोगियों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। उन्होंने प्राचार्य से कहा कि अगर कैथ लैब जल्द शुरू होती है तो मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही इलाज मिल सकेगा और बाहर रेफर होने की परेशानी कम हो जाएगी। भाजपा नेताओं ने मेडिकल कॉलेज को क्षेत्रीय जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्य केंद्र बताते हुए डॉक्टरों की कमी, उपकरणों की उपलब्धता और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की भी मांग की है। प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैंसोड़ा ने आश्वस्त किया है कि कैथ लैब के संचालन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अस्पताल की अन्य सुविधाएं सेवाएं बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शिष्टमंडल ने उम्मीद जताई कि प्रशासन जल्द ही कोई ठोस कदम उठाकर मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाएगा, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करेगा और अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। तस्वीर अल्मोड़ा से है कि किस तरीके से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। जो है अभी जैसे हम लोगों का जो है एक कैथ लैब की बहुत डिमांड थी, एक कैथ लैब जो है महीने भर के अंदर जो है बन के तैयार हो जाएगी और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही जो है यहाँ पे जो कार्डियो की पेशेंट जो है यहाँ से सीधे रेफर होते थे, उनका इलाज जो है यही हमारे अस्पताल में जो है स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि और सुविधाएं बढ़ा रही, जैसे कि इस बार जो है पैकेज जो है हमारे पीजी स्टूडेंट आ गए हैं, उनकी वजह से भी जो है हॉस्पिटल की वर्किंग में फर्क पड़ेगा और जैसे और अन्य सुविधाएं हैं, सर्जरी है, सर्जरी में जो है हर तरह के ऑपरेशन जो है अभी हम लोग के वहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। ये बात आज मेडिकल कॉलेज निरंतर उत्तर आगे बढ़ रहा है और जो हमारी सरकार की मंशा थी कि पहाड़ के लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, आज वह निश्चित रूप से हमारे लोगों को प्राप्त हो रही है। कई जो क्षेत्र हैं जिनमें भी कार्य किया जाना बाकी है, जैसे न्यूरो सर्जन और हार्ट के जो मरीज होते हैं उनके लिए, और उन्हीं विषय को लेकर आज हमारी आदरणीय प्रिंसिपल साहब से वार्ता हुई और जो सकारात्मक रही है। और अल्मोड़ा में कैथ लैब की स्थापना तत्काल की जाए, क्योंकि हम लंबे समय से प्रधानाचार्य जी से कह रहे थे कि कैथ लैब की स्थितियां क्या है, तो आज उनसे मुलाकात हुई है। बहुत अच्छे उन्होंने हमें कहा है कि 1 माह के भीतर कैथ लैब का निर्माण हो जाएगा। और जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि हृदय संबंधी जो परेशानियां हमारे लोगों को हो रही है उनका इलाज यहाँ हो, और वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से न्यूरो सर्जन भी यहाँ आए, सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ आए, उसके लिए भी हमारी बात हुई है सरकार में।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है और खासकर महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों ने कानून व्यवस्था पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देवभूमि के नाम से पहचाने जाने वाले उत्तराखंड को कभी पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के लिए जाना जाता था, अब अपराध की घटनाओं को लेकर चर्चाओं में है। हाल ही में एक छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। उससे पहले ऋषिकेश में भी महिलाओं के साथ गंभीर घटनाएं हुई थी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। अपराधियों में कानून का डर कम होता दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ चुनावी मोड में ही नजर आती है, जनता की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सरकार इन बढ़ते अपराधों पर कब सख्ती से कदम उठाएगी और प्रदेश में कानून का भरोसा फिर से कैसे कायम किया जाएगा। देवभूमि की छवि पर अब अपराध का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से देवभूमि जहां अपने सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र से जानी जाती थी, आज अपराध इतना बढ़ चुका है कि छात्रा की हत्या और विपक्ष ने सरकार पर गंभीर लापरवाही के सवाल खड़े किए हैं। का नाम ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस पूरे देश में जाना जाता था। लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं। सरकार केवल चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है, वो 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में है। लेकिन जहां लोगों के हितों से, लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल है, वहां पे सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। हाल ही के दिनों में कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा नेताओं पर तंज करते हुए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जो भी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं वह फ्यूज बल्ब की तरह हो गए हैं। उनका कहना है कि फ्यूज बल्ब जहां भी रहे रोशनी नहीं दे सकता, इसलिए ऐसे नेताओं के आने या जाने से कांग्रेस पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस की अंदर कलह और गुटबाजी की ओर भी ध्यान दिलाया। मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के अधिकांश कार्यक्रम केवल दिल्ली दरबार तक ही सीमित रहते हैं और प्रदेश स्तर पर पार्टी गुटबाजी के कारण किसी भी आयोजन को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाती। सुबोध उनियाल ने यह भी बताया कि कांग्रेस के नेता अपने ही प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। प्रभारी कभी उत्तराखंड के दौरे पर नहीं आते। उनके अनुसार पार्टी की कार्यप्रणाली और संगठनात्मक ढांचा इतना कमजोर हो चुका है कि प्रदेश में कोई ठोस काम नहीं कर रहा। मंत्री ने कहा है कि आज कांग्रेस की वास्तविक स्थिति सबके सामने है और पार्टी अपनी गतिविधियों पर कार्यकर्ताओं को सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रही। और उनियाल ने क्या कहा है वो भी सुनवाएंगे। इस बयान से स्पष्ट होता है कि भाजपा कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए राजनीतिक दृष्टि से कमजोर साबित करना चाहती है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जिस तरह से एक ड्रामा दिल्ली में जाकर रचा गया और मुझे बताया कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं था, पूर्व में ही ये लोग भाजपा से हटा दिए गए थे या छोड़ चुके थे, किसी का टिकट नहीं दिया गया, वो छोड़ तोड़ा। तो आज इन दिल्ली में जिस तरह से कार्यक्रम करके भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह उनके दिल्ली के नेता भी कई बार कांग्रेस के, मैंने अखबारों में पढ़ने को मुझे मिला कि प्रभारियों के खिलाफ भी कांग्रेस के नेताओं के बयान थे कि आते नहीं है, दिल्ली बैठ कर निर्णय लेते। तो इसी तरह दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, यही मुख्यमंत्री का कहना था। और बहुत स्पष्ट है कि फ्यूज बल्ब चाहे वो इस दल में हो चाहे उस दल में हो, फ्यूज बल्ब जला नहीं करते।
आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां चारधाम यात्रा के लिए आज से कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनेंगे। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम मार्गों पर संचालित होने वाले व्यावसायिक यात्री वाहनों के ग्रीन कार्ड बनने जा रहे हैं और देहरादून की आशा रोडी चेकपोस्ट, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार व रुड़की ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। 15 अप्रैल से नारसन चेकपोस्ट भी शामिल किया जाएगा, जबकि 15 अप्रैल से रुड़की की नारसन चेकपोस्ट पर भी ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। वर्ष 2025 में तकरीबन 32,000 से भी ज्यादा व्यावसायिक यात्री वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए गए थे। चारधाम यात्रा 2026 के लिए कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनना शुरू हो गए हैं। वहीं आज हरिद्वार के ARTO ऑफिस में इसका पहला कैंप शुरू किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। मंत्री जी ने रिमोट के जरिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन सबमिट किया और ग्रीन कार्ड उन वाहनों को दिया जाता है जो चारधाम यात्रियों के लिए जाते हैं। इससे यह संदेश सुनिश्चित किया जाता है कि वाहन सुरक्षित और नियमों के अनुसार रहे। इसका कई ट्रैवल कारोबारी और ड्राइवर भी शामिल हो सकते हैं। और मंच से बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि सभी से अपील की है कि वे यात्रियों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए। परिवहन विभाग का यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। अब चारधाम यात्रा करने वाले कई जगहों पर बनेंगे ग्रीन कार्ड। 15 अप्रैल से नारसन चेकपोस्ट भी शामिल किया जाएगा। कार्ड से सबसे बड़ा फायदा तो ये है, और ये कंपलसरी है, पहली बात तो ये है, इसलिए बनाना तो है ही चारधाम यात्रा में अगर जाना है। और फायदा ये होगा कि इसकी अधिकांश प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार, नारसन, कटापत्थर या हरबटपुर, इस तरह कई जगहों पर, वैसे तो किसी भी ऑफिस में हमारे बन सकता है, लेकिन ये विशेष केंद्र हम लोग बना रहे हैं जहां अधिक मात्रा में ग्रीन कार्ड बनाए जा सकेंगे, जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को भी और बाहर से जो आने वाले हैं उनको सुविधा हो। ऐसा ही वाहन अगर कोई टैक्सी के रूप में चलता पाया जाएगा तो उस पर तो बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग पहले भी करते आए हैं और इस यात्रा में भी की जाएगी। इस तरह की चीजों को प्रश्रय नहीं दिया जाना है बिल्कुल भी। बाहर की जो गाड़ियां आती हैं वो बाहर से यात्री लेके आती हैं, उनका स्वागत है, उन्हीं के बल पर यात्रा चलती है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो आके यहीं अपना संचालन शुरू कर दें और यहाँ कंपटीशन क्रिएट करें हमारे गाड़ी वालों से, कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। दोनों स्थितियों में पूरा नियंत्रण इस बार रखा जाएगा। कैग की रिपोर्ट में जो आया था उसका जवाब भी विभाग ने दे दिया है। उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो गाड़ियां खत्म हो चुकी हैं क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता। शुभारंभ कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा है और यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। उसके लिए ग्रीन कार्ड में कहता हूँ अति महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट चेक करके आप ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर ले सकते हैं और ग्रीन कार्ड QR कोड के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से और आपको कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ग्रीन कार्ड का लिंक खोल सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो पूरी यात्रा में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और आप एक कार्ड के जरिए पूरी यात्रा अपनी नवंबर तक सफर कर सकते हैं। सर, बड़ी चारधाम गाड़ी फिटनेस बॉर्डर पे चेक करा जाएगा, जाकि उसके गाड़ी के टायर पॉल्यूशन फ्री है नहीं है, उसके नॉन पूरे कर रही है नहीं कर रही ग्रीन के, वो सभी चीजें हम लोग चेक करेंगे और तभी गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा। जब वो फिट होगी उसका ड्राइवर का लाइसेंस, ड्राइवर फिट है नहीं है, सभी चीजें चेक करी जाएगी। टैक्सी वाला इसका जाएगी जैसे जो करेगा और कहते हैं चलाने की कार्रवाई भी, उसके अलावा और भी सारे बहुत सारे हमारे नियम है, उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। देखिए यात्रा के समय हमने लोगों ने जो हमारे मालवाहक ट्रक है उनके लिए प्रतिबंध लगाया है कि हमारे जो काम चल रहे हैं इसमें गार्डर्स और बिल्डिंग मटेरियल जा रहा है, वो मटेरियल ना जाए, उस समय बड़े ट्रक ना जाए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और जो रात में जो है मालवाहक वाहन चले और दिन में यात्रा वाहन चले, जिससे कि सभी को अपना यात्रा जो है वो सुविधाजनक हो। निश्चित रूप से टाइम फिक्स करा जाएगा। यात्रा जो है रात के 9 बजे के बाद नहीं चलेगी और सुबह 9 बजे से पहले नहीं चलेगी और मैं समझता हूँ कि इसके लिए फिर टाइम पे हम लोग मालवाहक ट्रक चलाएंगे और बाकी टाइम पे जो है प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल चलेंगे। स्कूल के जारी नहीं हुआ है ऑर्डर और कल मैंने एक बैठक रखी है, उसमें बैठक में तय किया जाएगा जो भी है उसको किराए को अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा और सभी के लिए जो सुविधा हो और जो ज्यादा किराया ले रहे थे उनको कम करा जाए और जो जिस हिसाब से बस चला रहे उसको हिसाब से उसका स्कूल बस का किराया, तो इसमें कल हम लोग फैसला लेंगे। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां आज उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने शांति प्रपन्न शर्मा राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान मंत्री ने अस्पताल के वार्डों का दौरा किया और उपचाराधीन मरीजों से उनकी सुविधा और उनके इलाज के अनुभव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता की स्थिति देख नाराजगी जताई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सफाई और स्वच्छता में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हर मरीज को साफ सुथरा और सकारात्मक वातावरण मिलना उनका अधिकार होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अस्पताल में मौजूद संसाधनों को पूरा उपयोग किया जाए और मरीजों को बिना कारण रेफर न किया जाए। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुबोध उनियाल ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर नागरिक को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल की सामान्य व्यवस्थाओं का गहनता से मूल्यांकन किया और अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर भी मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके ताकि उन्हें दूर दूर भटकना ना पड़े। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तस्वीरों में देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और वार्डों में मरीजों से फीडबैक लिया स्वास्थ्य सुविधाओं का। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के जौहड़ी इलाके में हुए गोलीकांड में मारे गए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी के मामले को लेकर कांग्रेस का पूर्व सैनिक विभाग सरकार पर सख्त नाराजगी जता रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी आज देहरादून पहुंचे और इस घटना को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी है। कर्नल चौधरी ने कहा है कि इस सरकार में पूर्व सैनिक और उनके परिवार की सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मार दी गई। यह कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ देखकर सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। रोहित चौधरी ने बताया कि यदि सरकार अभी भी इस मामले में कड़े कदम नहीं उठाती और सैनिक परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती तो कांग्रेस का पूर्व सैनिक विभाग आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका पूरा जिम्मा राज्य सरकार का होगा। ब्रिगेडियर एम.के. जोशी साहब का कल उनकी हत्या हो गई। एक गोली कांड के अंदर उनकी हत्या हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और जिसमें एक बेगुनाह ब्रिगेडियर एम.के. जोशी साहब जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे उनकी हत्या हो जाती है। तो इसके लिए पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उत्तराखंड का चरमरा। अगली बड़ी खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस ने आज प्रदेश और देश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर प्रेस वार्ता की है। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस बैठक में जिलाध्यक्ष राधा विष्ट ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई और राधा विष्ट ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें दुष्कर्म, यौन शोषण और उत्पीड़न जैसे मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही संबंधित राज्य सरकार इन मामलों में गंभीरता से कदम उठा रही है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि यह महिला कांग्रेस के आंदोलन चेतावनी देते हुए उत्तराखंड के इतिहास में एक दुखद और चर्चित मामला है। इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया और राधा विष्ट ने चेतावनी दी है कि यदि महिला अपराधों को रोकने के लिए सरकार तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाती तो महिला कांग्रेस आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति विष्ट और प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस सेवा दल शोभा जोशी भी शामिल हुई। आज महिला उत्पीड़न, महिला अपहरण, महिला शिक्षा, महिला रोजगार, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस मुद्दों को लेकर, जिसमें सरकार विफल हो चुकी है। आज महिला अपने हक के लिए सड़कों पर है, क्योंकि महिला सड़कों पर और घर में महरूम नहीं है। आज जो महिलाएं हैं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और आज अगर देखा जाए क्राइम रिपोर्ट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 1,05,878 केस दर्ज हुए हैं एक साल में, और वहीं उत्तराखंड में अगर देखा जाए महिलाओं का रेशियो एक साल में 1500 से अपहरण हो रहे हैं।
खबर देहरादून से है, जहां बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी पहल की गई है। शहर में क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से 4 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को सीधे नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस मेले के तहत ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के 60 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें अंडर ग्रेजुएट युवक और युवतियां दोनों हिस्सा ले सकती हैं। इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल से अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेले में चयनित अभ्यर्थियों को आईटी पार्क स्थित कंपनी में तैनाती दी जाएगी, जहां करीब 13,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जापानी और जर्मन भाषा की ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे विदेश में रोजगार के नए अवसर भी खोल सकते हैं। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है ये, और युवाओं के लिए नौकरी 60 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और कौशल प्रशिक्षण केंद्र में ये प्रक्रिया की जाएगी। अंडर ग्रेजुएट से बड़ा अवसर है। बच्चों को निजी क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा फॉरेन प्लेसमेंट सेल है, जो कि देहरादून क्षेत्रीय सेवाजन कार्यालय देहरादून में जापान और जर्मनी भाषा की ट्रेनिंग्स चल रही हैं। इसके क्रम में केयर गिवर और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। तो हमारा अगला जो वो है, विदेशों में रोजगार के अवसर ढूंढना और निजी क्षेत्र में बच्चों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करना, ये विभाग का मुख्य उद्देश्य है। खबर उत्तराखंड से है, जहां चुनावी साल में दामी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे आम जनता को राहत मिली है। और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ जारी करते हुए साफ कहा है कि उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। दरअसल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली दरों में करीब 17% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही इस बार टैरिफ में बदलाव करते हुए आईआईटी रुड़की और जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के लिए अलग से एजुकेशन टैरिफ लागू किया गया है। सीएम धामी सरकार की बड़ी राहत। ईपीसीएल के लगभग 7.40 जो हाइक था, और विजन और फीटोकुल पे तो हाइक को सम्मिलित करते हुए टोटल हाइक 18.86% का पिटीशन के द्वारा दिया गया। इसको नियामक आयोग ने छानबीन किया और उस आधार पर जो ईपीसीएल ने 14,731 करोड़ का एआरआर दिया गया था, उसके सापेक्ष आयोग द्वारा उसको अनुमोदित 12,459.5 किया गया। खबर देहरादून से है, जहां केदारपुर स्थित नारी निकेतन में एक समाजसेवी की आत्महत्या का मामला सामने आया है और हत्या के बाद हड़कंप मच गया। इस घटना ने संस्थान की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच की। वहीं मंत्री ने नारी निकेतन का निरीक्षण कर अधीक्षिका और कर्मचारियों से पूछताछ की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, लाइव मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मंत्री ने साफ कहा है कि लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं इस पर रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, क्या कुछ कह रही हैं। उसको लेके जो दिशा निर्देश आज भी दिए हैं, उस समय और पुख्ता तरीके से उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। एक तो सीसीटीवी कैमरा डे का भी नाइट का भी विद वॉइस सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाए, ये आज इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग पर कुछ टाइम आवर्स के साथ में स्टाफ का चेंज हो जाए।
ताकि जो है पूरी मॉनिटरिंग को संबंधित की नजर बनी रहे। मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।